हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज फिर आपका स्टडी विथ यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल में मैं नवीन सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल में पृथ्वी की गतियां पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे 2 से 3 प्रश्न मिल जाते हैं और इसे समझना भी हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि आए दिन हम समाज में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे गतिविधियां सामने होती है या लोग पूछ भी सकते हैं कि ये दिन कैसे होता, रात कैसे होता, दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन का छोटा होना, रात का छोटा होना, रात बड़ी होनी, मौसम परिवर्तन, ये तमाम सी बातें ऐसे आती भी रहती है। हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ऐसे भी कोई घर में छोटा बच्चा अगर वो पढ़ता है वो पूछ सकता है, तो उसको समझाने के लिए भी अच्छा रहेगा। और आज हम आपको बोर्ड पे और कुछ ऐसे माध्यम से बताएंगे जिससे आपको समझ में आवे कि आखिर पृथ्वी की गतियों से क्या क्या लाभ होता है और इससे कैसे प्रश्न बनते हैं हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में। चलिए आइए शुरू करते हैं हम पृथ्वी की गतियाँ। इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी वीडियो जब अपलोड किया जाए तो आपको तुरंत मिले। ऐसे ही हम आपको वीडियो लगातार देते रहेंगे। तो प्रारंभ करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियों पर अगर हम लोग चर्चा करने से पहले ये जान लें कि हमारे इस सौरमंडल में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। अपनी अपनी कक्षा में सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। उसी में एक ग्रह है पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीवन है और उसी पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। उस पृथ्वी के बारे में हम लोग को जानना है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी गति करती है और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है। तो पृथ्वी की गतियों में अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ हैं। पहली गति यह है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू के समान, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बताते हैं आपको। लट्टू के समान हमारी पृथ्वी देखिए अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और 23.5 अंश झुकी हुई है और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अगर हम मान लें कि इस तरफ पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व हमारी पृथ्वी गति करती है। ये हमारी घूर्णन गति है। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। एक तो घूर्णन गति यानी अपने अक्ष पर लट्टू के समान घूमना, ये घूर्णन गति है। लट्टू है, पंखा है, यानी किसी चीज़ पर केंद्रित होकर के घूमना घूर्णन गति कहलाता है। दूसरी गति है हमारी पृथ्वी घूर्णन करते हुए किसी चीज़ के चारों ओर परिक्रमा करना, उसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे हम लोग किसी मंदिर के किनारे घूमते हैं, किसी पर्वत की परिक्रमा चारों ओर घूमते हैं, यानी पर्वत को केंद्र मान करके उसके चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। तो यानी अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन गति के साथ साथ अब सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है। तो हमारी पृथ्वी के 2 गतियां हैं, नंबर 1 घूर्णन गति और नंबर 2 परिक्रमण गति। तो पहले हम जान लें कि पृथ्वी के घूर्णन गति हम जान लें और हम समझाने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। तथ्य तो आपको बहुत सारे किताबों से मिल जाएंगे और फिर भी कभी हम दोबारा पढ़ाएंगे तो आपको तथ्य मिल जाएंगे, बट आज हम समझाएंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल करके। तो पहली गति है घूर्णन गति। ये जान लीजिए कि घूर्णन गति यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू के समान घूमना, ये घूर्णन गति कहलाता है। और हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। यानी किस दिशा में? महत्वपूर्ण पॉइंट है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसीलिए आप जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसीलिए सूर्योदय सबसे पहले, सूर्योदय किधर होता है? पूर्व में होता है, क्योंकि पूर्व का हिस्सा वो सबसे पहले सूर्य की ओर जाता है। तो हमारी पृथ्वी सूर्य के सामने अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी कि जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन और जो हिस्सा पीछे होता है वहाँ पर रात या शाम होता है। यानी जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, जो हिस्सा सूर्य के सामने जाता है वहाँ पर दिन होता है और जो हिस्सा नहीं रहता, बिल्कुल विपरीत होता है, वहाँ पर रात, या जो थोड़ा बीच में होता है वहाँ पर शाम। इस तरह से होते हैं पृथ्वी के हमारी गति को, इसे हम लोग दैनिक गति कहते हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में, सामान्य वैसे 23 घंटा 56 मिनट आता है, लेकिन अगर हम सामान्य तरीके से देखें हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। यानी हमारी पृथ्वी कुल 24 घंटे में, यानी कि अगर हम कहीं से मान लें यहाँ से, मानिए हमारी पृथ्वी यहाँ से घूर्णन करते स्टार्ट करती है तो यहाँ से दोबारा यहाँ तक आने में 24 घंटे लगता है।
इस एक चक्कर को हम लोग दैनिक गति कहते हैं। हमारी पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट लगता है। अगर हम सामान्य रूप देखें मोटा मोटा तो 24 घंटे मान चलते हैं, तो 24 घंटे लगता है। इसी 24 घंटे में दिन और रात दोनों मान जुड़ा होता है। तो दैनिक गति से हमारे पृथ्वी पर दिन रात होता है। जैसे जैसे जो भाग हम मान लें कि सामने सूर्य है, तो हम देख लेते हैं कि देखिए हमारी पृथ्वी अगर गति कर रही है तो देखिए जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ रहा है यहाँ दिन है, जो हिस्सा अब आने वाला है वहाँ पे भोर है, अब यहाँ आया फिर सुबह हो गया, अब जो हिस्सा ओझल होता है वहाँ पे सांझ होता है। तो जैसे जैसे हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा घूर्णन करते समय सूर्य के सामने आता जाता है वहाँ पे दिन, और जो सूर्य से ओझल होता है वहाँ पे धीरे धीरे शाम, और फिर जब विपरीत होता है तो रात। हमारी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है, और पृथ्वी का एक घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट, या हम लोग कह सकते हैं सामान्य रूप से 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर करती है। तो घूर्णन गति, और यानी कि ये हमारा हो गया घूर्णन गति हमारा 23 घंटा और 56 मिनट। दूसरी गति है हमारी पृथ्वी की एक परिक्रमा गति या परिक्रमण गति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिक्रमण का अर्थ है कि हमारी पृथ्वी अपने घूर्णन गति के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने को एक परिक्रमण या एक वर्ष के रूप में हम लोग जानते हैं। यानी हमारी पृथ्वी घूर्णन करते हुए सूर्य को केंद्र मान करके उसके चारों ओर दीर्घ वलयाकार में एक चक्कर लगाने को हम लोग एक परिक्रमण काल कहते हैं, जिसे हम लोग एक वर्ष के रूप में जानते हैं। इसी ये परिक्रमण गति हमारा 365 दिन और 6 घंटे लगता है। हमारी पृथ्वी को एक परिक्रमण काल पूर्ण करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो आइए हम आपको घूर्णन गति तो आप समझ गए होंगे, अब हम आपको बताते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति हम मैप बना करके आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। परिक्रमण, हम यहाँ पे मान लें कि ये हमारा सूर्य है और हमारी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य को केंद्र मान करके सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, जिसे हम लोग परिक्रमण या परिक्रमा गति कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी की हम 4 स्थितियां आपको दिखाते हैं। हम जानते हैं सूर्य का आकार हमारी पृथ्वी से काफ़ी विशाल है, तो हम पृथ्वी की 4 स्थितियां आपको हम थोड़ा हम ये परिक्रमण को हटा करके आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। हम 4 स्थितियां हम आपको दिखाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो परिक्रमा करते समय हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से होती है। तो सबसे पहली बात तो हम जान जाएं, परिक्रमा करते समय हमारी पृथ्वी सूर्य से 2 स्थिति बनाती है। एक तो सूर्य से अधिकतम दूरी पर एक बार होती है और एक बार सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी। आप मैं समझे कि यहां से दूरी कम है। ये हम चित्र में खाली आपको हमारी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति करते समय 2 स्थितियां बनती हैं। जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो क्या स्थिति होती है, और न्यूनतम दूरी होती है तो क्या स्थिति होती है। अधिकतम दूरी होती है लगभग 15.27 करोड़ के आसपास। इसे हम लोग कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। अपसौर, और ये होता है 4 जुलाई को। क्या होता है? 4 जुलाई को जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अपसौर। अप मतलब दूरी, अपसौर,
ये स्थिति होती केवल 4 जुलाई को। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि अक्सर पूछा जाता है कि अपसौर कब होता है? अधिकतम दूरी को, यानी 4 जुलाई को। जब हमारी पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं उपसौर। उपसौर ये है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जब हमारी पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है तो ऐसी स्थिति को उपसौर यानी 3 जनवरी को। इसको हम याद करने का तरीका बता दें, आप कंफ्यूज जब होंगे। यानी कि उप मतलब समीप, यानी आप देख लीजिए पृथ्वी से यानी सूर्य जब समीप होता है तो उपसौर। अब बताइए तिथि में पहले 3 जनवरी आता है या 4 जुलाई? 3 जनवरी। तो उप मतलब समीप, और 3 जनवरी कैलेंडर में पहले होता है यानी समीप होता है, तो उपसौर 3 जनवरी को। अपसौर यानी जो दूरी, यानी ये डेट बाद में आता है यानी 4 जुलाई को। ये 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए। उपसौर पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी को उपसौर, ये लगभग 14 करोड़ 14.5 मान लीजिए के आसपास, 14.5 करोड़ किलोमीटर स्थिति आती है, यानी न्यूनतम और अधिकतम। 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए। अपसौर उपसौर। परिक्रमा के समय जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को होता है, और परिक्रमा के समय जब हमारी पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है यह स्थिति 3 जनवरी को होता है, और इसे हम उपसौर कहते हैं। 2 प्रश्न आपके महत्वपूर्ण तैयार हो गए। तो हमारी ये पृथ्वी की यानी पृथ्वी की परिक्रमा गति के समय ये 2 प्रश्न ये हमारे हुए। और थोड़ा सा हम आप इसमें और महत्वपूर्ण बात बताते हैं हम आपको कि हमारी पृथ्वी के परिक्रमा के समय क्या क्या स्थितियां होती हैं, आखिर पृथ्वी के परिक्रमा गति से क्या क्या होता है। अभी आप इस चार्ट को देख लेंगे तो आपके कम से कम 15 से 20 प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएंगे। हम देख लेते हैं पृथ्वी के परिक्रमा से क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये हमारा सूर्य को हम केंद्र मान लेते हैं। हमारी पृथ्वी थोड़ा आर्ट हमारा कमज़ोर है, आप लोग अदरवाइज न लीजिएगा, लेकिन हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारी पृथ्वी यानी ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने को हम लोग एक परिक्रमा गतिकाल या एक वर्ष कहते हैं, और यह एक चक्कर जो पूरा होता है 365 दिन 6 घंटे में। इसी एक चक्कर यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं एक वर्ष भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्ष। हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है तो इस काल को हम लोग एक वर्ष यानी 365 दिन 6 घंटे। ये 6 घंटे की बात हम आप बाद में चर्चा करेंगे कि कब 365 दिन का साल होता है, कब 366 दिन का साल होता है, चर्चा हम करेंगे। तो हमारी पृथ्वी जब परिक्रमा करती है, इसी परिक्रमा के समय हमारे एक साल में हमको गर्मी का मौसम मिलता है, हमको ठंडी का मौसम मिलता है, हमको बरसात का मौसम मिलता है, हमको बसंत का मौसम मिलता है। आखिर ऐसी स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं, ये आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम आपको अलग से बताएं कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार का है, यानी पृथ्वी ध्रुवों पर चिपटी है। पृथ्वी हमारे ध्रुवों पर चिपटी है, और पृथ्वी का आकार जियोइड आकार का है। क्या आकार है? पृथ्वी हमारी जियोइड आकार का है और पृथ्वी ध्रुवों पर चिपटी है। और दूसरी बात, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। अगर झुकी हुई ना होती तो जो भी आपको ग्लोब बनता वो ऐसे रहता, लेकिन कभी आप ग्लोब देखेंगे हमारी पृथ्वी 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी है, यानी कि अगर झुकी हुई ना तो बिल्कुल सीधे, लेकिन 90 डिग्री पर, लेकिन एकदम अक्ष से कोण बनता। लेकिन हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई होने के कारण पृथ्वी के अक्ष और कक्ष में केवल 66.5 अंश का कोण बनता है। अगर हमारी पृथ्वी सीधी होती तो बिल्कुल ये डिग्री हमारा अक्ष और कक्ष का 90 अंश का कोण बनता। लेकिन पृथ्वी 23.5 अंश झुकाव के कारण हमारे पृथ्वी के अक्ष और कक्ष में 23.5 अंश का कोण बनता है, और हमारी पृथ्वी के झुकाव कुछ इस प्रकार है। हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारी पृथ्वी अगर झुकी हुई ना होती हमारी पृथ्वी तो ऐसे हम मैप बनाते, ऐसे ऐसे और सीधे ये लाइन होता, यानी यहाँ से हमारा जो ये कोण है ये 90 अंश का होता। लेकिन हमारी पृथ्वी यहाँ पे 23.5 अंश झुके होने के कारण ये लाइन हमारा ऐसे होता, यानी 23.5 जब हम घटा देते हैं ये हमारा बनता है 66.5 अंश। एक प्रश्न आपका यहाँ भी तैयार होता है, पृथ्वी के झुकाव के कारण
हमारे अक्ष और कक्ष में कितने अंश का कोण बनता है, तो आप ध्यान देंगे कि हमारे पृथ्वी के अक्ष और कक्ष में केवल 66.5 अंश का कोण बनता है, क्योंकि 90 अंश का कोण बनना चाहिए था। ये अक्ष और कक्ष में 90 अंश का कोण बनना चाहिए था, ये 90 डिग्री, लेकिन हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी है, तो 23.5 अंश घट जाएगा ना 90 से, तो अब कितना बचेगा 23.5। तो पृथ्वी के अक्ष और कक्ष में कितने अंश का कोण बनता है, 66.5 अंश का। तो ध्यान रखेंगे 66.5 अंश का कोण बनता है, कहाँ पे, अक्ष और अक्ष एवं कक्ष के मध्य। ये स्थितियां देखिए हमारी पृथ्वी की, यहाँ यही उस पृथ्वी हमारी एक बार जो झुका उसी तरह रहेगा, ऐसा नहीं हर जगह बदल जाएगा। देखिए ये अब आप देखते हैं ग्लोब पर हमारा भारत देश, हम भारत को केंद्र अपना, हमारा देश ग्लोब के उत्तरी हिस्से में है, यानी ऊपर है। ये ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो हमारा एशिया महाद्वीप और हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि इस ग्लोब के ऊपरी हिस्से में। अब आप देख सकते हैं कि इस समय हमारा उत्तरी गोलार्ध, सूर्य जानते हैं आप, एक बल्ब की तरह सूर्य के चारों ओर से प्रकाश निकलता है। सूर्य एक आग का गोला है, सूर्य के चारों ओर से प्रकाश निकलता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम है, और इसमें सूर्य पे कभी चर्चा विद्युत अलग से हम करेंगे। सूर्य से चारों ओर प्रकाश पड़ता है, जो भी ग्रह उपग्रह सूर्य के सामने आते हैं, सूर्य से प्रकाश से टकराते हैं, वहाँ पे दिन होता है, जो उनके ठीक विमुख हिस्से पर रात होती है। तो इस समय देखिए हमारी पृथ्वी, यानी सूर्य कभी अपने लाइट को बंद नहीं करता। कहीं पर दिन रात का होना, जिस जगह होना है, यानी हमारी पृथ्वी पर दिन रात का होना हमारी पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी के झुकाव के कारण परिवर्तन होता है। सूर्य अब कभी अपने लाइट को बंद और ऑन नहीं करता है, ये हमारे पृथ्वी के कारण होता है, यानी ग्रहों के कारण, उपग्रहों के कारण वो अपनी स्थिति को बदलते हैं, तो वहाँ पे प्रभाव पड़ता है। सूर्य कभी अपने, सूर्य के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, सूर्य तो अपना एक जैसी लाइट है। तो हमारी पृथ्वी देखिए इस समय है परिक्रमा गति कारण, हम यहाँ पे अगर पृथ्वी को मान लें तो देखिए इस समय हमारा पृथ्वी का जो उत्तरी हिस्सा है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है। जब कोई हिस्सा यानी झुका हुआ है तो सूर्य का जो हमारा प्रकाश है ना, वो उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत, अधिकांश हिस्से पर लंबवत पड़ता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध क्या है, वो थोड़ा सा अपोजिट होने के कारण सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ के निकल जाता है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश पड़ करके टकरा करके क्या होता है, वापस आता है। तो सूर्य से जो निकलने वाली उष्मा है वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म कर देती है। निश्चित तौर से अगर हम एक टार्च ले लें, आप देखें, अगर हम टार्च ले, अगर हम इस टार्च को ऐसे जलाएं तो जो टार्च से निकलने वाली लाइट है वो सीधे परावर्तित होकर वापस आएगी। अगर हमारी इस टार्च में उष्मा होगी तो ये ऊपर टकरा के वापस आएगी और यहाँ पर जो वायुमंडल होगा उसको गर्म करेगी। अब आप तिरछे का अर्थ क्या है, अगर इस टार्च को ऐसे हम जलाएं तो इसका लाइट इसे पड़ेगा, लेकिन टकरा के लाइट निकल जाएगा। इससे निकलने वाले उष्मा हमारे इस वायुमंडल को उतना नहीं गर्म कर पाएगी जितना कि ये लंबवत। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है इस समय सूर्य की ओर झुका है। तो इस स्थिति में उत्तरी हिस्से पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा देर तक पड़ने के कारण और टकरा कर वापस वायुमंडल में आने के कारण उत्तरी गोलार्ध का जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इस समय ज़्यादा गर्मी पड़ती है अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध की, क्योंकि हमारी पृथ्वी का झुकाव है और बनावट ऐसी है कि हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में इस समय गर्मी पड़ रही है। अगर ये स्थिति आती है, अगर हम देख लें तो ये स्थिति आती है 21 जून को। अब ऐसा नहीं केवल 21 जून को ही गर्मी पड़ती है, धीरे धीरे, यानी हमारी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध अधिकतम सूर्य के सामने 21 जून को झुका होता अधिकतम। लेकिन ये प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिकतम कर्क रेखा पर जाता है। तो आज 21 जून के दिन सूर्य अधिकतम उत्तरायण होता है। उत्तरायण मतलब जो हमारा यहाँ पर ये कर्क रेखा है, सूर्य का प्रकाश अधिकतम कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ता है, क्योंकि 21 जून अभी हाल ही में था, इसलिए मैंने यहाँ से लिया, नहीं यहाँ से आपको पढ़ाते हैं। तो 21 जून को अधिकतम, अब सूर्य जब अधिकतम उत्तरायण कर्क रेखा पर हुआ 21 जून के बाद अधिकतम, यानी 21 जून को अधिकतम होने के बाद धीरे धीरे सूर्य अब दक्षिणायन होना शुरू होता है, यानी यहाँ धीरे धीरे वापस होता, पहले भूमध्य रेखा पर आएगा और फिर इधर मकर रेखा पर आएगा। लेकिन हम बताएंगे आपको 21 जून को सूर्य उत्तरायण होता है, अधिकतम कर्क रेखा पर होता है, इस हिस्से में गर्मी पड़ती है।
और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। आपका एक प्रश्न तैयार हुआ, यानी कि हमारे पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव 21 जून को होता है। इसी दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जाहिर सी बात है, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन सबसे छोटी रात होगी। यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात, छोटी रात। इसी का ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होता है। हम कह सकते हैं 21 जून के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। समझते जाइएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का जस्ट अपोजिट, लेकिन हम आधार लेकर चलते हैं उत्तरी गोलार्ध में। आइए हम आगे चलते हैं। जून हमारी पृथ्वी घूर्णन भी कर रही है, परिक्रमा कर रही है। जून के बाद क्या आएगी? 21 जून, 22 जून, 23 जून, इससे जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए, यही पृथ्वी जिसका इस समय झुकाव सूर्य की ओर था उत्तरी गोलार्ध का, यही पृथ्वी यहाँ आते आते अब आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध अब सूर्य के अपोजिट हो गया है। पृथ्वी बार बार घूमती नहीं है ना, अपने झुकाव को चेंज नहीं करती, एक जैसा ही है। लेकिन परिक्रमा कारण उत्तरी गोलार्ध इस समय यहाँ था, अब जब पृथ्वी हमारी यहाँ पे आई तो अब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के विपरीत हो गया। विपरीत होने पर जो स्थिति यहाँ पड़ रही थी, अब स्थिति देखिए, दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश तो लंबवत पड़ रहा है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश लंबवत तिरछा पड़ने के कारण प्रकाश टकरा के निकल जा रहा है। हमने बताया ना आपको, इधर तिरछा पड़ेगा तो इससे निकलने वाली ऊष्मा सीधे निकल जाएगी। ठीक यही होता है कि जब हमारी पृथ्वी गति करते करते यहाँ पहुँचती है, ये होता है 22 दिसंबर का दिन। मतलब दिसंबर के दिन अधिकतम की मैं बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश अधिकतम तिरछा पड़ता है और सूर्य का प्रकाश पड़ के निकल जाता है, जिस कारण से सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध पर कम टकरा पाता है, हमारे वायुमंडल को कम गर्म कर पाता है, जिस वजह से हमारा उत्तरी गोलार्ध कम गर्म होता है और यहाँ पर अधिकतम ठंडी होती है। यानी हम कह सकते हैं 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ी रात। समझ गए होंगे आप? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ी रात होती है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में लंबवत न पड़ करके तिरछा पड़ता है और सूर्य का प्रकाश टकरा के वापस वायुमंडल नहीं आता, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध गर्म नहीं होता। लेकिन इसी का ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होता है। समझ गए होंगे आप? तो ऐसी स्थिति आती है। अब देखिए आप, दिसंबर हम मानते 22 दिसंबर, लेकिन ये प्रक्रिया एक दिन से नहीं होती, धीरे धीरे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 दिसंबर के दिन हमारा जो सूर्य है अधिकतम दक्षिणायन होता है, यानी कि मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है। धीरे धीरे हमारा सूर्य अब मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर जाएगा। हमारी पृथ्वी गति करते दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई, ये स्थितियाँ चलती रहती हैं। तो हमारा दो प्रश्न बना, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ी रात होती है। कारण क्या है? जून के आसपास हमारा उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अधिकतम झुका होता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है और दिन का मान बड़ा होता है। और यहाँ पर यानी इस समय परिक्रमा करके जब हमारी पृथ्वी यहाँ पहुँचती है तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य के अधिकतम विपरीत होता है और सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ने के कारण यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में अधिक ठंड पड़ती है और दिन का मान सबसे छोटा होता है। अब हम दो स्थितियाँ और देख लें। अब देखते हैं कि अब हमारी पृथ्वी दिसंबर, फिर जनवरी, धीरे धीरे 22 दिसंबर के बाद अब हमारा उत्तरी गोलार्ध में दिन का मान बड़ा होना शुरू होता है, रात का मान कम होना शुरू होता है। दिन का मान बढ़ाना और रात का मान छोटा होना। 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, जब हम लोग 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं, वो इससे कोई मतलब नहीं है। 22 दिसंबर को अधिकतम सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। 22 दिसंबर के बाद दिन का मान बढ़ना शुरू होता है। दिसंबर यानी सूर्य
का जो है हमारा ये मकर रेखा से धीरे 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 वो भूमध्य रेखा की ओर यानी कि बढ़ना शुरू होता है। तो 22 दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च में हम देखते हैं, मार्च हमारी परिक्रमा के कारण हम मार्च की स्थिति ऐसी होती है कि हमारा सूर्य का झुकाव का कोई फर्क नहीं पड़ता, झुकाव केवल यहाँ और यहाँ होता है। 21 मार्च को, यानी यह दिन पड़ता 21 मार्च को, 21 मार्च के दिन हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर दिन और रात का मान बराबर होता है। 21 मार्च को, यानी झुकाव का कोई प्रभाव न करने के कारण 21 मार्च को दिन और रात का मान एकदम न ज़्यादा न जितने दिन, 21 मार्च को जितने घंटे का दिन होगा उतने घंटे की रात होगी। उसी तरह से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी वही स्थिति आएगी, यानी कि 23 सितंबर को भी यानी कि दिन रात का मान यानी बराबर, यानी दिन एवं रात बराबर। समझ गए ना? 21 मार्च, 23 सितंबर को पृथ्वी पर यानी कि दिन रात का मान बराबर। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। हमारी पृथ्वी के परिक्रमा गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है, दिन रात का छोटा बड़ा होना होता है। अब आप देखते हैं इस समय हमारा, देखिए जो हमारा ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पड़ता। इस समय उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश नहीं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश सीधी रेखा में है, ऐसे प्रकाश नहीं आएगा। इस समय प्रकाश निकल जाता है तो उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश नहीं पड़ता, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, क्योंकि ध्रुवें चिपटी हैं सूर्य का। जब हमारी पृथ्वी ध्रुवों का अपोजिट होगी तो ध्रुवों पर प्रकाश नहीं जाएगा। जब हमारी पृथ्वी यानी सूर्य के उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होगा तो उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश आएगा। ये हमारी पृथ्वी की स्थिति के कारण, यानी पृथ्वी परिक्रमा गति के कारण दिन रात का छोटा होना, मौसम परिवर्तन होना, पृथ्वी पर हवाओं का चलना, ऐसे कई कारण हैं जो हमारी पृथ्वी के परिक्रमा गति के कारण होती हैं। तो 2 बातें हम जान लें, पृथ्वी के यानी कि दैनिक गति यानी घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है, लेकिन दिन रात का छोटा बड़ा होना, मौसम परिवर्तन होना, ये सारी स्थितियाँ हमारी पृथ्वी के परिक्रमा गति के कारण होती हैं। हमारी पृथ्वी में 2 गतियाँ। अब हम आपको एक सामान्य तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग बहुत आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। तो थोड़ा सा हम थोड़ी देर के लिए, बहुत हमारे पास एलिमेंट नहीं है जिसको हम समझा सकें, हम थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करें कि यहाँ पर सूर्य है और काफ़ी आकार में बड़ा है। ये आपको कल्पना करना होगा समझने के लिए। जो मैं बात बोर्ड बताया हूँ या प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूँ कि आप कल्पना करिए ये पॉइंट है, ये विशाल है एकदम, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। अब आप देख रहे हैं हमारी पृथ्वी, इस कल्पना करिए ये जो विशाल सूर्य है, इसका केंद्र बिंदु ये पॉइंट है, इस सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी ये परिक्रमा कर रही है। अब आप देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी, चूँकि हमको स्क्रीन पे आना इसलिए हम दूरी कम कर रहे हैं, थोड़ा सा और आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब देख रहे हैं हमारी पृथ्वी इस समय यहाँ पर है। अब इस समय आप देख रहे हैं ना कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है सूर्य की ओर झुका हुआ है, साथ साथ पृथ्वी घूर्णन भी कर रही है। अब देखिए ऐसे ऐसे आते हुए हमारी पृथ्वी ये करते हुए गति करते हुए अब यहाँ पहुँच गई, ये घूर्णन चल रहा है, ये प्रक्रिया हमारी ऐसे ऐसे चल रही है। तो आप देख रहे हैं ना कि इस समय हमारा उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ है, लेकिन जब हमारी पृथ्वी घूर्णन करते 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 जब हमारी पृथ्वी यहाँ पर पहुँच रही है तो अब देख रहे हैं हमारा यही उत्तरी गोलार्ध सूर्य के अपोजिट हो गया। इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी बार बार अपने झुकाव को बदलती नहीं है। हमारी पृथ्वी परिक्रमा के कारण एक ऐसी स्थिति बनती है जब हमारा पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के अपोजिट होता है तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश इस पर पड़ता, लेकिन लंबवत नहीं पड़ता, क्योंकि झुकाव अपोजिट होता है। तो सूर्य की किरणें जो है इस पर तिरछे पड़ के निकल जाती हैं और इसके यानी उत्तरी गोलार्ध के वायुमंडल को गर्म नहीं कर पाती हैं। लेकिन अब विपरीत में जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे जो देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया या जो भी कंट्री हैं वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे लंबवत पड़ता है। तो हम उत्तरी गोलार्ध को आधार मान चलते हैं। अब देखिए हमारी पृथ्वी ये दिसंबर बाद जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना देखिए हमारा 21 मार्च है। अब आप देख रहे हैं इसका झुकाव तो हमारा पूर्व पश्चिम में है ना, झुकाव तो ऐसे नहीं है, तो ये झुकाव कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस समय हमारे पृथ्वी पर
सूर्य का प्रकाश प्रॉपर पड़ने के कारण दिन और रात का मान एकदम बराबर होता है। 21 मार्च। उसके बाद देखते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून। जहाँ हमने बताया ये स्थिति आप देखिए। अब आप ये देख रहे हैं ये जून की स्थिति है। अब देखिए ये घूर्णन करते करते उत्तरी गोलार्ध क्या हुआ, सूर्य की ओर झुका है। अब उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है, तो ये हिस्सा एकदम गर्म है और ये स्थिति धीरे धीरे बनती है। यहाँ पर मार्च है, अप्रैल, देख उत्तरी गोलार्ध में सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण हो रहा है। मई, अब जून पे सूर्य अधिकतम यानी कि कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रहा है, तो ये उत्तरी गोलार्ध काफ़ी गर्म है। अब यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। 21 जून को अधिकतम गर्मी पड़ती है, यानी अधिकतम दिन का मान होता है और जून के बाद और रात का मान छोटा होता है। जून के बाद फिर धीरे धीरे जुलाई, फिर अगस्त। अब देखिए हम आ गए यहाँ पे सितंबर। अब सितंबर में वही स्थिति जो 21 मार्च को है। अब झुकाव का प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। यहाँ पड़ रहा है कि जो हिस्सा सूर्य के सामने आ रहा है वहाँ पे देखिए दिन, और जो हिस्सा विपरीत में वहाँ पे रात है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात का मान क्या होता है, बराबर। ये स्थिति है 23 सितंबर का। सितंबर बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए फिर वही बात हुई। दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के अपोजिट हो गया। अब सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ठंड। और ये देखिए ध्रुव वाली हिस्सा यहाँ पे चिपटा है। सूर्य का प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, वो तो घूमता नहीं है, वो निकल जा रहा है, जिससे ध्रुवों पर काफ़ी ठंडी पड़ती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध वैसे पूरा ठंडा रहता है। उसके बाद फिर दिसंबर बाद जनवरी, फरवरी, मार्च को 21 मार्च को दिन रात का मान पूरा बराबर। फिर अप्रैल, मई, जून, ये स्थिति हमेशा चलती रहती है। तो हमने एक छोटे से प्रयास से आपको बताना चाहा कि हमारी पृथ्वी की स्थिति क्या बनती है। एक ये स्थिति होती है घूर्णन की स्थिति में, और एक स्थिति होती है ये, जब हमारा उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, जब सूर्य को विपरीत होगा तो वहाँ पे ठंडी। तो हमने एक प्रयास किया आप लोगों को बताने के लिए। अगले हमने टॉपिक में मिलेंगे आपको, हम बताएंगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा ज्वार भाटा और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर देंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।